हेलो फ्रेंड्स, BHIC 131 भारत के इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक ये क्लास 3 है, जिसमें यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, संस्कृति के नौ पाषाण चरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो संस्कृति के नौ पाषाण चरण जो हैं वो पहले जो थे प्रागैतिहासिक था, लिखित हुआ, लिखित है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो उससे प्रागैतिहासिक है। और उस समय लिखा नहीं गया था, तो कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो पुरातात्विक स्रोतों को पता करने के लिए हमें जो है पत्थरों, औजारों और उनकी हम अध्ययन करते हैं। तो नवपाषाण काल में जो हुआ होगा उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। नवपाषाण काल मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। नवपाषाण शब्द का अर्थ होता है नया पत्थर। यह काल पूर्वपाषाण और मध्यपाषाण काल के बाद आया था। यह काल जो है पूर्वपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद आया था। पूर्वपाषाण काल और मध्यपाषाण काल मेनली जो है वहाँ पे हम आखेट और जो मनुष्य थे वो आखेट और जानवरों को शिकार करके खाते थे, पेट भरते थे, घुमंतु जीवन जीते थे इधर उधर जाकर। नवपाषाण काल में भी वैसा ही था, लेकिन मानव जो है नवपाषाण काल में आते आते थोड़ा सा सब होने लगा, और जो है और इनके लोग आपस में एकजुट रहने लगे, शिकारियों से बचने के लिए, शिकारी जानवरों से बचने के लिए, और एक साथ इसीलिए जो है संस्कृति की जो विशेषता है नवपाषाण काल से आरंभ होने लगी। इस युग में मानव जीवन के कई बड़े परिवर्तन हुए। कृषि विकास, पशुपालन, निवास, सामाजिक संगठन। इसलिए इसे इस सभ्यता का विकास का कालांतरिक काल भी कहा जाता है। नौपाषाण काल में एक जो कश्मीर में जो है शवों को दफनाया जाता था, उस जिसे हम ब्रुजहुम कहते हैं। नवपाषाण काल की संस्कृति की विशेषता, पहला जो है हमारा पॉइंट वाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, अगर चाहते हो तो डिटेल में भी कर लेंगे। स्थानीय जीवन की शुरुआत डिटेल में करते हैं। स्थानीय जीवन की शुरुआत, स्थानीय जीवन की उस समय शुरुआत है। नवपाषाण काल में मानव जो है घुमंतु जीवन छोड़कर स्थानीय रूप से बसने लगे, जबकि पूर्वपाषाण काल और मध्यपाषाण काल में जो है लोग घुमंतु जीवन जीते थे। लोगों नदियों की उपजाऊ भूमि के पास रहने लगे और वहां से कृषि का स्टार्ट कर दिए थे। मिट्टी लकड़ी और घास से घर बनाए जाते थे। इससे संगठित सामाजिक जीवन का विकास हुआ। स्थानीय जीवन की शुरुआत हुई, कृषि और कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास में आप जो है मानव जो है गेहूँ, चावल आदि फसलों की शुरुआत करने लगे। खेती की खोज नियमित व्यवस्था में संभव हुई। इससे भोजन संग्रह पर निर्भरता कम हुई और आर्थिक स्थिरता आई। इस परिवर्तन में को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल को जो है कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पशुपालन की शुरुआत, कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं। लोग कृषि करने लगे तो पशुपालन भी करने लगे, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालने लगे। पशुओं की उपयोगी दूध, मांस, ऊन और खेती के कार्यों को करने लगे, जिससे आर्थिक क्रांति के भी आगे चलकर बढ़ावा मिला। इससे मानव जीवन की अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन गया। नौपाषाण तीस चौथा हो गया चिकने एवं पॉलिशदार औजार। चिकने एवं पॉलिशदार औजार, जो मनुष्य थे वो थे पहले पत्थरों की औजार करते थे। अब जो है यहाँ पे नौपाषाण काल में पत्थरों के औजार को घिसकर चिकना और तेज काफ़ी बना दिया था। जैसे कुल्हाड़ी, हंसिया, चाकू औजार का प्रयोग करने लगे। इस औजार से खेती, लकड़ी काटना और शिकार कार्य करना आसान हो गया था। पांचवा हो गया मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन हो गया, इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। भोजन पकाने और संग्रह करने के लिए घड़े, मटके और अन्य बर्तनों का उपयोग किया जाता था। बाद में बर्तनों को सजाने की कला भी विकसित हो गई।
तो उसमें जो है नवपाषाण काल की जो संस्कृति है उसमें हमें ये होते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इस समय जो है पहिए का आविष्कार हुआ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, महान उपलब्धि के जाना जाता है। और आग का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। इस परिवर्तन इस परिवहन आसान हुआ, बैलगाड़ी और अन्य साधनों का विकास हुआ, और कुम्हार के चाक का प्रयोग बेहतर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। वस्त्र का निर्माण जो है मनुष्य ने कपास और ऊन के वस्त्र बनाने लगे। जिस भेड़ और बकरी पालते थे उनसे वस्त्रों का पालने लगे। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वस्त्र हो गए, पहिए का आविष्कार हो गया, और लोग जो हैं एक साथ रहने लगे। स्थानीय जीवन में भी अच्छा परिवर्तन आया था। वस्त्र का निर्माण हो गया, कताई बुनाई का विकास हुआ, पशुओं की खाल स्थानीय कपड़ों के में प्रयोग आने लगे। सामाजिक संगठनों का विकास हुआ, सामाजिक संगठनों का नवपाषाण काल में समाज अधिक संगठित हुए, पारिवारिक संस्था भी मजबूत हुआ। लोग जो हैं समूह में रहने लगे और आपसी सहयोग का बढ़ावा मिला। गांव में सामूहिक जीवन का विकास हुआ। सामाजिक संगठन हो गया। अब धार्मिक विश्वास और मृतक संचार, इस काल में धार्मिक विचारों का विकास हुआ। लोग सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। लोग जो थे उस समय सूर्य, चंद्रमा और प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। वो मातृसत्तात्मक थे और जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। मृतकों को दफनाने की प्रथा भी शुरू हुई नौपाषाण काल से। कश्मीर में जो है जिसे ब्रुज होम है वहाँ पे दफनाया जाता था। कब्रों में भोजन और औजार रखने से परलोक का विश्वास का भी पता चलता है। क्वेश्चन 10वां नंबर पर आए थे कला और संस्कृति का विकास। नवपाषाण काल में कला का भी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन वगैरह बने, उस पर कलाकृति होने लगी। तो जो है नवपाषाण काल में जो है एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, मेन पॉइंट जो है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। संस्कृत में नवपाषाण चरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उस समय जो स्थानीय जीवन की शुरुआत होने लगी, लोग नदियों के आसपास रहने लगे, जिससे जो है कृषि पशुपालन को बढ़ावा मिला। पहला फसल तो गेहूं और जौ थे। पशुपालन हो गया, चिकने एंड पॉलिशदार पत्थरों का औजार का प्रयोग करने लगा खेत में। और कृषि और पशुपालन हो गए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा, इस पर चित्रकृति होने लगी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र निर्माण होने लगा, जो पशुपालन भेड़ करते हैं उनसे वस्त्रों का निर्माण करने लगे। सामाजिक संगठन का विकास हुआ, लोग एक साथ रहने लगे, सहयोग की भावना बढ़ी, और जिसके कारण और धार्मिक विश्वास और मृतक संस्कार, धार्मिक विश्वास बनने लगा। लोग जो है प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। ये सब हो गया। कला और संस्कृति का विकास हो गया, ये खत्म हो गया। नवपाषाण कंक्लूजन हो गया। नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास में आधारभूत चरण था। इस युग में कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, पहिए और औजारों के विकास में मानव जीवन की पूरी तरह बदल दिया। यही कारण है कि नवपाषाण काल जो है मानव इतिहास में मानव इतिहास में जो है कृषि और सामाजिक संगठन का युग कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया जो है। दूसरा क्वेश्चन हो गया मृद कांध, घर्षित पत्थरों के औजार और कच्चे मकानों के अवशेष मानव सभ्यता के विकास के संबंध में क्या संकेत देते हैं? तो मृद भांड जो है मानव सभ्यता के क्या देते हैं? तो मृदभान, घर्षित पत्थर और औजार और कच्चे मकान के अवशेष जो है मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण देते हैं। इससे पता चलता है कि मानव धीरे धीरे आदिम और घुमंतिम जीवन से विकसित होकर स्थानीय और सब जीवन के जीने लगे, जिसमें हमारा हो गया 3 चरणों में इनका विकास हुआ था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव जो हैं औजार और कच्चे मकानों का प्रयोग जो है वो उस समय जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, जिससे इसे हम पाषाणों के अध्ययन से करते थे। लोग जो हैं रहने के लिए वृक्षों और
वृक्षों और गुफाओं का प्रयोग करते थे उस टाइम पे। पूर्व पाषाण काल में जो है इनको 3 पॉइंट में हम देख लेते हैं। मतलब मृदभान तो पूर्व पाषाण काल की विशेषता जो हो गया वो हो गया, यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीनतम काल है। मानव का जीवन घुमंतु था उस टाइम पे। भोजन के लिए शिकार और फलों का प्रयोग करते थे। पत्थरों और कच्चे औजारों का प्रयोग करते थे। औजारों में कुल्हाड़ी, भाला, चोपर आदि शामिल थे। मानव गुफाएं और पेड़ के नीचे रहते थे। आग की खोज इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का खोज जो है इस काल में, पूर्व पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पशुओं और हड्डियों को सींगों के औजार के रूप में जो है हम प्रयोग करते थे। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा वो हो गया। तो हमारा हो गया पूरा पाषाण काल हो गया। पशु और 9 नंबर पर होता है समूह में रहने की शुरुआत करने लगे। भीमबेटका की गुफाएं में जो हमें पता चलता है कि चित्रकला ये लोग उसमें रहते थे। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल जो है यह पूरा पाषाण काल नव पाषाण काल के बीच का काल है। जलवायु में परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होने लगी। छोटे पत्थरों के औजार जो हैं और ज़्यादा बारीक होने लगे। शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने की भी शुरुआत हुई। शिकार के साथ मछली पकड़ने की शुरुआत हुई। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर मध्य पाषाण काल में बना था। अस्थायी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिए। भोजन संग्रह के साथ प्रारंभिक कृषि क्रांति मिली। मानव में सामाजिक जीवन का विकास हुआ। इस काल में प्रमुख स्थल जो है बगौर, आदमगद और बगौर, आदमगद और लंघनाज आदि थी। तो मध्य पाषाण काल में जो मेनली हो गया वो हो गया कुत्ता पालन, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से शुरू होने लगी। और जो है और मछली पकड़ना एक हो गया। और पूरा पाषाण काल में हो गया आग की खोज हुई थी। अभी नव पाषाण काल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऊपर भी हमने पूरा देख के आया था। मानव में अस्थायी जीवन अपनाने लगे। कृषि का विकास हुआ जिसमें गेहूँ, चावल, पशुपालन। ऊपर हम 9-10 पॉइंट वही देखे थे। पहिए का आविष्कार हुआ। कताई बुनाई स्टार्ट हुई। गाँव में सामाजिक संगठन का विकास हुआ। धार्मिक विश्वास और मृतिक संस्कार होने लगे। ऊपर हमने देख लिया था। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। अब जो है पहला यूनिट का हो गया। अब तीसरा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक हड़प्पा काल में विभिन्न क्षेत्रों में सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई। आरंभिक हड़प्पा काल में विभिन्न क्षेत्रों में सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई। आरंभिक हड़प्पा काल जो है लगभग 3600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण था। यह काल परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का विकास का आधारशिला बना। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक परंपरा और विकसित हुई, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार, नगर जीवन प्रारंभिक विशेषता दिखाई जाती हैं। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक से मिलकर विकसित हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लिया। आरंभिक हड़प्पा काल में सभ्यता का विकास। अस्थायी बस्तियों का विकास। आरंभिक से लेकर लास्ट में जाते आते हड़प्पा कालीन जो है वो पूर्ण रूप से जो है एक नगरीय सभ्यता के रूप में हो जाती है। आरंभिक में अस्थायी बस्तियों का विकास। आरंभिक हड़प्पा काल में मानव ने अस्थायी रूप से बसना शुरू किया था। लोग नदियों के किनारे गांव और छोटे बस्तियों में रहने लगे। कच्ची ईंटों तथा मिट्टी के मकानों को बनाने लगे। इससे संगठित समाज और जीवन का विकास हुआ। आरंभिक कच्ची ईंट था लेकिन बाद में पक्की ईंटें हो जाती है, लेकिन आरंभिक का क्वेश्चन है। कृषि एवं पशुपालन होने लगा। लोग गौ, गेहूँ फसल, गाय, भेड़ पशुपालन करने लगे। मिट्टी के बर्तनों और शिल्पकार का विकास। मिट्टी के बर्तन लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बर्तनों पे चित्रकला और सजावट भी किए जाते थे। मन के आभूषण तथा तांबे के औजार और का निर्माण किया जाता था। इसलिए हस्तशिल्प तकनीकी को बढ़ावा मिला और आर्थिक रूप में जो है लोग
आत्मनिर्भर होने लगे। एक कृषि पशुपालन और जो मिट्टी के बर्तनों पे सजावट वगैरह हो गई, ये सब आर्थिक आर्थिक रूप से परिपक्व थे। और इनका जो है विदेशों में भी व्यापार धीरे धीरे होने लगा। लोग जो हैं जैसे मेसोपोटामिया, रोम वगैरह, इन सब चीज़ों में होने लगा। व्यापार की गतिविधि का विकास। आरंभिक हड़प्पा समाज में व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी। विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगे थे। तांबे, मणके और मिट्टी के बर्तनों का विकास, बर्तनों का व्यापार होने लगा था। इसके साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संपदा भी बढ़ने लगी थी। पांचवा जो पॉइंट है, नगरों में प्रारंभिक विकास। नगरों में जो है इस काल में जो नगर सभ्यता का प्रारंभिक संकेत दिखाई देता है। सड़कों और मकानों की योजना बनाने लगी, और योजना के साथ वो सड़कें जो हैं 90 डिग्री पे होते थे, सीधे होता था, और नालियों का विकास भी होने लगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन के संकेत मिलते हैं। और जो है विभिन्न क्षेत्रों में विकास। सिंध और पंजाब के क्षेत्र में जो है यहाँ कोट निजी और अमीरी जैसी सांस्कृतिक विकास हुई। नगर नियोजन और मिट्टी के बर्तनों का उन्नत प्रारंभ हुआ। राजस्थान के क्षेत्र में जो है कालीबंगा क्षेत्र में कृषि और अग्निकुंड प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में जो है जूते हुए खेतों के और हलों का साक्ष्य वहाँ से कालीबंगा से मिलता है। राजस्थान, यहाँ प्रारंभिक नगर जो व्यवस्था विकसित हुई थी। गुजरात का लोथल और रंगपुरा के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को संकेत मिलते हैं। बलूचिस्तान में जो है मेहरगढ़ जैसी सभ्यता में कृषि और पशुपालन प्रारंभिक विकास हुआ था। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक आधारभूत मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, आरंभिक हड़प्पा काल में विभिन्न क्षेत्रों की सभ्यता को विकास करिए, जिसमें हम स्थानीय बस्तियों, कृषि, पशुपालन, मिट्टी और हस्तशिल्प, बर्तनों का उपयोग, व्यापार और गतिविधि। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता बनी और नगरों का प्रारंभ होने लगा, जिससे जो और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सिंध और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, यहाँ तक की सभ्यता फैली। आरंभिक हड़प्पा काल में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, व्यापार और स्थानीय बस्तियों का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक धीरे धीरे संगठित नगर के रूप में ले लिया और आगे चलकर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बनी। इसलिए आरंभिक काल में हड़प्पा सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के जो हैं महत्वपूर्ण केंद्रों की भौगोलिक स्थिति की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता में आपका हो गया मोहनजोदड़ो। अब फर्स्ट जो लेक्चर में जो थे, हम उस समय बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में देख लेते, जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रहुंडरो, लोथल, ये सब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। धोलावीरा और मोहनजोदड़ो हम वहाँ पे देख लिए थे और डिटेल में देखे थे। यहाँ भी नॉर्मल देख लेंगे। और वहाँ पे राखी गढ़ी वगैरह ये सब हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन नगर सभ्यता के एक थी। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हुआ था, और प्रारंभिक जो था 3600 से 2600 में हुआ था, अप्रोक्स में कहा जाता है। सिंधु नदी इसकी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का इस सभ्यता में केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं, बल्कि इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, गुजरात और पश्चिम बंगाल और बलूचिस्तान और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैला था। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न केंद्रों में भौगोलिक स्थिति यह है स्पष्ट है कि यह सभ्यता नदी घाटी, उपजाऊ मैदान, व्यापारिक मार्गों तक निकट विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, जिनमें बहुत क्षेत्रों में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता का केंद्र एवं उनकी भौगोलिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र जिसके नाम पर इसके रखा गया है,
यह वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत के पाकिस्तान प्रांत के रावी नदी के किनारे पर है। यहाँ से अनाज का भंडार और मकान, सड़कें और मोहरें मिलती हैं, हड़प्पा से मिलती हैं। इस स्थिति में कृषि व्यापार दोनों के लिए उपयुक्त थी। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत से सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। यहाँ महान स्नातनागार, अन्नागार, सुनियोजित नगर सुनियोजित जो है योजना प्रमाण मिले हैं। नदी के निकट होने के कारण व्यापार और परिवर्तन की सुविधा मिली है। कालीबंगा जो है कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले और घग्गर नदी में स्थित हैं। यहाँ कृषि भूमि का अवशेष और अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। यहाँ के क्षेत्र में कृषि विकास का प्रमुख केंद्र माना जाता है कालीबंगा हो गया आपका। मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में हैं। और हड़प्पा रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा जो है आपका रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला, और ये इसमें नहीं लिखा हुआ कौन सी नदी पे, लेकिन बाद में कमेंट में बता देंगे अगर पूछोगे तो आप। कालीबंगा हो गया आपको। लोथल हो गया। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। लोथल जो है यहाँ से जो है लोथल और धोलावीरा यहाँ से विदेशों में भी व्यापार होते थे। समुद्री व्यापार का कारण इसका विशेष आर्थिक महत्व है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। ये रन के कच्छ के निकट स्थित है। यह जल संरक्षण और विशाल नगर योजना का प्रमाण यहाँ से मिलता है। इसकी भौगोलिक स्थिति व्यापार और जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण माना जाता है। लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा के जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। ये घग्गर नदी के विकसित हुआ था। यहाँ से मकान, सड़कें और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। बनवाली जो है यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी। बनवाली हरियाणा के सरस्वती नदी के निकट है। यहाँ कृषि और नगर योजना प्रारंभ हुआ था। हड़प्पा और पूर्वी हड़प्पा संस्कृति दोनों महत्वपूर्ण थी, लेकिन यहाँ के सड़कें थे ये जो है पूर्ण रूप से नगरीय नहीं थी। नगर की तरफ विकसित यहाँ के सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब समकोण, और यहाँ के नाले की व्यवस्था सुनियोजित नहीं थी। बनवाली। चंदहुंद्रो यह सिंध क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था। यह मणिके और आभूषण बनाने के प्रमाण मिले हैं। यह शिल्प और उद्योगों का प्रमाण केंद्र था। भौगोलिक स्थिति की विशेषता। नदियों, घाटियों के भौगोलिक स्थिति जो है ये कोई भी सभ्यता जो है नदियों और किनारों के आसपास विकसित होते थे, जिनसे उनको जो है कृषि करना काफ़ी सरल हो जाता था। और उनको जो है नदियों के किनारे जो है रहन सहन आसानी से होते, पानी के स्रोत उपलब्ध हो जाते थे। नदियों के घाटियों के निकट विकास। अधिकांश हड़प्पा नगर जो है नदियों के किनारे बसे हुए थे, जैसे में सिंधु, रावी, सतलज, घग्गर, भोगवा नदी, इन सब नदियों के किनारे स्थित थे। उपजाऊ भूमि था। नदी किनारे में नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त थी। इससे गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती करते थे। व्यापारिक मार्गों का संबंध कई नगर जो है समुद्री स्थल पर थे, जैसे में लोथल हो गया, वो वहाँ से समुद्री व्यापार होता था। लोथल जैसे बंदरगाह से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। विदेशी क्षेत्रों में विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे जो है इसकी संगठित प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था पता चलता है। निष्कर्षण जो है कंक्लूजन इसका होगा 4th नंबर का। बहुत सारे हमने पॉइंट देख लिए। इसको जो एक बार PDF के माध्यम से आप पढ़ते हो तो आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएगा, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन आपको ये जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो थोड़ी सी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है और यहाँ तक आप रुके हुए हो तो। निष्कर्षण जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में जो भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। यह जो है सभ्यता प्राकृतिक संसाधन और नदी घाटी और व्यापारिक मार्गों के आधारित विकसित हुई है। इन नगरों में सुनियोजित योजना, कृषि, व्यापार और जल प्रबंधन प्रणाली सबसे समय में उन्नत सभ्यता में हुआ है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण, विकसित और महान सभ्यता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषता को विवेचन करिए। हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं। जैसे में हड़प्पा सभ्यता का भौतिक विशेषता ये है कि वो एक नगरीय सभ्यता थी और जो है वहाँ के जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी, नगर था तो प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा होगा। और जो है आपको वहाँ पे जो है सड़कें वगैरह ये सब, आपको नाली वगैरह का विकास काफ़ी अच्छा से हुआ था। और जो है आपको यहाँ पे हम देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और विकसित और नगरीय सभ्यता है। इसका लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व में सिंधु नदी और इनका जो हड़प्पा सभ्यता जो विदेशों में व्यापार करते थे। ये सब 3-4 पॉइंट जो है आपको पता होगा, उनको हम बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो आप इजीली। हड़प्पा सभ्यता भौतिक विशेषता, उन्नत नगर भवन निर्माण, जल निकासी व्यवस्था जो है, व्यापार, उद्योग तथा कला कौशल, इसकी विशेषता। इन सभ्यता में उच्च संस्कृति और तकनीकी का प्रमाण हमें वहाँ से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये हो गया हमारा सुव्यवस्थित नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता जो महत्वपूर्ण जो है सुव्यवस्थित नगर, इन नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया था। सड़कें सीधी और दूसरे के तमकोण में काटी थी। नगर जो 2 भागों में था, दुर्ग और निचला। दुर्ग में मतलब जहाँ अमीर और गरीब का भी यहाँ पे पता चलता, अमीर दुर्ग में रहते थे, निचले में छोटे लोग रहते थे। दुर्ग के क्षेत्र में प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन स्थित थी। और पहला हो गया सुनियोजित नगर, फिर हो गया विकसित जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता जल निकासी प्रणाली उन्नत प्रारंभ हुआ। हड़प्पा प्रत्येक घर में नाली जुड़े हुए थे। नालियों पक्की ईंटों से बने हुए थे। गंदे पानी की निकास उचित व्यवस्था थी। यह समय उच्च स्वच्छता और प्रशासनिक था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मकान वगैरह, नाली वगैरह बनाने में वहाँ पे। विशाल 4th नंबर पॉइंट है विशाल सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है। तो वहाँ पे ये सब है, मोहनजोदड़ो में ये सब आपको मिला है, अन्नागार ये सब। विशाल भवनों का भी निर्माण किया गया था। आवासीय भवन घर प्रायः 1 या 2 मंजिली के होते थे। प्रत्येक घर के आंगन में रसोई, स्नानागार होता था। कई मकानों में मुख्य कुएं भी होते थे। इससे लोगों के व्यवस्थित और आरामदायक जीवन का हमें पता चलता है। आवासीय भवन। कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित था। गेहूँ, जौ, चावल, कपास खेती की जाती थी। बैल, गाय, भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं की खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य, सुनियोजित जल निकासी, ये सब हड़प्पा सभ्यता है। मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हो, नगर में जो है, सिटी में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, वही जो है उस समय उस टाइम पे किया जाता था। 2600 से 1900 ईसा पूर्व में किया जाता था। ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों में विकसित हुआ। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के संबंधों का प्रमाण का पता चलता है। मेसोपोटामिया से पता चलता है। लोथल और बंदरगाह समुद्री मार्गों में व्यापार करते थे। नापतोल की प्रणाली मानकीकृत प्रणाली प्रचलित थी।
उद्योगों और शिल्पकार जो है मिट्टी के बर्तन और मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, तांबा, कांस्य, सोने का उपयोग किया जाता था। चंद्रहुंड्रो और लोथल शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मिट्टी के बर्तनों को सुंदर और चित्रकारी चित्रकला किया जाता था। लिपि और मुहरे का जो है साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। शिल्प ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसको अभी तक पूरा पढ़ा नहीं गया है। पत्थर और मिट्टी की मोहरें बड़ी संख्या से मिलती है। मोहरें और पशु और प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है। इसका उपयोग जो है व्यापार और प्रशासनिक में किया जाता था। धार्मिक जीवन जो है, ये लोग मातृ देवी पशुपति लोग पूजा करते थे। वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो ये जो इतने भी पॉइंट, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, जिसमें लोग धार्मिक जीवन, लिपि और मोहरे का साक्ष्य मिला है, शिल्पकला हो गए, व्यापार वाणिज्य हो गया, कृषि, पशुपालन, आवासीय भवन, विभिन्न सार्वजनिक भवन और जो है पकी ईंटे का प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी। विशिष्ट जल निकासी, ये सब 10-12 पॉइंट है, जिसमें 6-7 पॉइंट भी अगर लिख दे तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नगर जो है, सड़कें, नालियाँ, ये सब स्वच्छता, ये सब आर्थिक समृद्धि और तकनीकी में काफ़ी बढ़ावा मिला। कंक्लूजन जो आपका ये हो गया, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताएं उसकी उच्च स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। सुनियोजित नगर योजना और उन्नत जल निकासी व्यवस्था, व्यापार, कृषि और शिल्प कला का इस सभ्यता का महान उपलब्धि थी। इस सभ्यता प्राचीन भारत में समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और मानव जीवन की उन्नत प्रकाश मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं अकाल का कारण मान लेते हैं, बहुत जो है बाढ़ का कारण मानते हैं। तो इनमें 4-5 पॉइंट है, इनको आप देख लीजिए। इनकी आलोचना को भी अगर लिखना चाहते हो तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिख सकते हो। एक बार हम इसको रीड करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। इसका विकास 2600 से 1300 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, दोहरा विशेष प्रमुख नगर थे। परंतु लगभग 1900 ईस्वी के बाद इस महान सभ्यता का पतन हो गया। इतिहासकार और पुरातात्विक इन्हें कई कारणों से इनके अनेक कारण बताए हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है, पहला हो गया आर्य आक्रमण का सिद्धांत। पहला जो है आर्य आक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत से सबसे पहले जो है इस सिद्धांत में सबसे पहले जो है मोर्टिमर व्हीलर ने प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार जो है आर्यों ने हड़प्पा के नगरों पर आक्रमण किया और उसकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ कंकालों को युद्ध और हिंसा का प्रमाण माना जाता है। ये जो है आर्यों का आक्रमण को मानते हैं। आलोचना जो है वो करते हैं आधुनिक शवों में बड़े पैमाने पर युद्ध और विनाश का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए वो मना करते हैं। कंकालों की संख्या बहुत कम थी और ये लोग समय के हो सकते हैं, इसलिए केवल आर्य का आक्रमण का पतन कहना ये उस समय आर्य पतन मुख्य कारण नहीं माना जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, बहुत लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। कुछ इतिहासकार के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं ने सभ्यता को नष्ट कर दिया। सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण बाढ़ आने का प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में बाढ़ की मिट्टी की परतें पाई जाती हैं और भूकंप और अन्य प्राकृतिक घटनाओं ने भी नगरों को प्रभावित हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा हो गया, आर्य आक्रमण हो गया, लेकिन आलोचना कहते हैं सभी नगर बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए थे। कुछ क्षेत्रों में सभ्यता लंबे समय तक बनी रही, इसलिए केवल बाढ़ और भूकंप का कारण देना सही नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन, इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु परिवर्तन
परिवर्तन पतन का प्रमुख कारण है। धीरे धीरे क्षेत्र शुष्क होने लगे, वर्षा कम होने से कृषि प्रभावित होने लगा, नदियों का जल स्तर घट गया। आलोचना के हवाले कहते हैं जलवायु परिवर्तन धीमी प्रक्रिया थी, कुछ क्षेत्रों में लोग लंबे समय तक बसे रहे, इसलिए यह कारण आंशिक रूप से सही नहीं माना जाता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, कुछ विद्वान का मानना है कि नदियों के मार्ग बदलने से सभ्यता का पतन हुआ। घग्गर और जो है हकरा संभव, सरस्वती नदी सूख गई, जल स्रोतों का समाप्त होने से कृषि व्यापार प्रभावित होने लगा, लोग जो है नगर छोड़कर पलायन की ओर जाने लगे क्योंकि नदियों वगैरह इन सब का सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया था। आलोचना कहते हैं सभी हड़प्पा नगर एक ही नदी पर नहीं निर्भर थे, कुछ नगर जो है जो समुद्र और अन्य नदी क्षेत्रों पर भी स्थित है, इसलिए इसका कारण नदी को भी मानना सही नहीं होगा। आर्थिक पतन और सिद्धांत, कुछ इतिहासकार आर्थिक पतन को मानते हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कम हो गया, व्यापार घटने से नगर की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई, उद्योगों और शिल्प प्रभावित हो गया। आलोचना कहते हैं केवल व्यापार में कभी से पूरी सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है। वैसे ही आपका पर्यावरण क्षरण हो गया, अत्यधिक खेती और जंगलों की कटाई भूमि उर्वरक नष्ट कर देती है, ये सब हो गया। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग हुआ, इसलिए कृषि का उत्पादन कम हो गया। आलोचना कहते हैं सिद्धांत का समर्थन में पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी इसे सहायक कारण माना जा सकता है। समग्र दृष्टिकोण जो है वो हो गया आधुनिक इतिहास के मान आधुनिक इतिहास मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। ये जो है प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन, आर्थिक कमजोर और पर्यावरणीय समस्या, सभी कारण मिलकर इसके पतन के लिए प्रमुख जिम्मेदार माने जाते हैं। यह पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। कई स्थानों में हड़प्पा संस्कृति के तत्व बाद में संस्कृति में दिखाई देते हैं। निष्कर्षण जो है वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न सिद्धांतों और इसके पतनों को अलग अलग कारण प्रस्तुत करते हैं, परंतु कोई भी सिद्धांत अकेले में पूर्ण नहीं माना जा सकता। आधुनिक शोधों के अनुसार इसलिए सभ्यता अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संकटों धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बावजूद हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना, व्यापार कला, संस्कृति भारतीय इतिहास में अमूल्य धरोहर है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये जो है लेक्चर यूनिट 4, 5, 6 कंप्लीट हो गए। आज 3 लेक्चर हो गए, 3 वीडियो हो गए हैं, और जो है अब नेक्स्ट जो है आपको 3 यूनिट का और आएगा एंड हाफ एन आवर में 3 यूनिट ख़त्म किए जाएंगे। शाम तक वो वीडियो आपको वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है, नोट्स वगैरह आपको इनके चाहिए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।